यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने, साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ, और देखा कि अगर कोई भी मोशन है जो पीरियोडिक है तो उसको हम साइन और कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की जो वैल्यू है ये एक आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होती है। तो इसी पे आगे अगर देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मोशन है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितने टाइप के मोशंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले कि पीरियोडिक मोशन हो सकता है, पीरियोडिक में ऑसिलेटरी हो सकता है, नॉन ऑसिलेटरी हो सकता है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, इस पे भी दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पे एक होता है नॉन एसएचएम, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, और ये वाली है एसएचएम। तो अगर हम लोग पेंडुलम की बात करें तो वो एक एसएचएम मोशन होता है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन में एक मोशन होता है एसएचएम, और ये जो तुम्हारा चैप्टर है तुम लोगों का, इस पे जो मेजर डिस्कशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, मतलब पेंडुलम के मोशन पे या स्प्रिंग के टू एंड फ्रो मोशन पे, ये सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब एक बार राइट एक बार लेफ्ट। तो अगर कोई भी मोशन राइट टू लेफ्ट मूव होता रहे, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो इसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन या पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। सो मान लो ये मेरा मीन पोजीशन है, और मैंने एक पेंडुलम लिया, यहाँ लेके छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा, वापस इस साइड जाएगा, फिर वापस जाएगा, तो ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो अबाउट द मीन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्वियसली मैं जब रोटेशनल मोशन की बात करूँ उसको भी मैं स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में, बट इन जनरल हम लोग बोलते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स एम्पलीट्यूड छोटा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। थीटा वैल्यू हैज़ टू बी स्मॉल, और इस पे एक कंडीशन है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ये मोशन का जो एक्सेलरेशन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और ये क्वाइट ऑब्वियस है। मान लो अपने पास एक स्प्रिंग है, अभी ये स्प्रिंग मीन पोजीशन पे ऐसे ही बैठा हुआ है, इसको हम कुछ कर नहीं रहे, और जैसे ही मैंने इसको पुल करा तो ये मूव हो गया इस पोजीशन पे मान लो। तो मैं जितना उसको पुल करूँगा उतना ही वो उल्टा जाएगा स्पीड में। तो मतलब अगर मैंने उसको ज़्यादा पुल करा तो उसका जो मोशन है वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा है। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, एक्सीलरेशन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, एक्सीलरेशन इस तरफ। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्सीलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों प्रोपोर्शनल है। जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एस एच एम मोशन का या सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसकी जो एक्सेलरेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और ये चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं ऐसे स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल पे। तो अभी आते हैं इसके इक्वेशन पे, अपने को इसका इक्वेशन लिखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो बेसिक नॉलेज है उसी से हम लिख सकते हैं। तो इस पे जो फोर्स काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। नाम याद रखना, फोर्स नहीं है ये, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ और उसको मैंने खींचा और छोड़ा, तो स्प्रिंग कोशिश करेगा उसको वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, रिस्टोर कर दे, वो वापस रिस्टोर कर दे। सिमिलरली अगर पेंडुलम बोला, उसको पुल किया और छोड़ दिया, तो टू एंड फ्रो मूव तो करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रुकना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये नोट लिखना ज़रूरी है नहीं अभी, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, देन यू कैन मेक योर नोट्स, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान से सुनो। तो क्या होता है, जैसे ही मैंने उसको पुल करा वो वापस आ रहा है अपने मीन पोजीशन की तरफ, मतलब रिस्टोर होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है एक्स के डिस्प्लेसमेंट के, वो भी सही है। अगर एक्सिलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो जो फोर्स होगा वो भी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज मेरे को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। अभी मास तो चेंज हो नहीं रही, तो मास तो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन बराबर है। तो अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मान लो इसको लिख लेते हैं एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो मेरे को एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है के, दिस इज अ कांस्टेंट।
और इसके आगे हम एक माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन क्यों लगाएंगे? बिकॉज ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट काम करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ है और फोर्स भी इस तरफ है। इस के को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। या तो हम उसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये स्प्रिंग जैसा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोल रहे हैं इसको, या हम इसको बोलेंगे स्टिफनेस कांस्टेंट। अभी अगर एक स्प्रिंग होता है, मान लो ऐसे वाले, और एक बड़ा स्प्रिंग है, तो मान लो ये वाली जो स्प्रिंग है ये बाइक पे लगी रहती है। बाइक या स्कूटी या कार ले लो, इनके जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इनके ऐसे होते हैं, बड़े बड़े स्प्रिंग्स होते हैं। तो इसका जो स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा है। स्टिफनेस का मतलब है यू नो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको कंप्रेस करने के लिए। एकदम स्टिफ होकर बैठता है, टाइट होकर बैठता है, तो इसकी जो स्टिफनेस है ये ज़्यादा है। इसी के नाम से आता है स्टिफनेस कांस्टेंट। अगर एक छोटा मोटा पेन का रिफिल का स्प्रिंग ले लो, वो जो जॉटर पेन होते हैं इनका भी स्प्रिंग होता है ना, तो इनका अगर स्प्रिंग लोगे तो इसकी जो स्टिफनेस कांस्टेंट है वो कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। तो ये स्टिफनेस कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं, या तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या तो फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। बट तीनों नाम दे सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, अभी एफ आर जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स तो फोर्स होता है, फोर्स का मतलब ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये तो माइनस के एक्स ही है, तो एक्सेलरेशन हो जाती है मेरी माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। ये जो टर्म है के बाई एम ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। वो कौन सा स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और मास ऑफ द बॉडी तो चेंज हो नहीं रही अपनी, तो ये के बाई एम पूरा का पूरा कांस्टेंट है इंटू एक्स। तो इससे हमें क्या दिखता है कि ए इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इंटू एक्स, मतलब जो एक्सीलरेशन है इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इससे हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो मोशन है ये एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन में ही था जो एक्सेलरेशन है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोपोर्शनल दिख गया, मतलब ऑब्वियसली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस के बाई एम को हम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लो या एंगुलर वेलोसिटी ले लो, दोनों ही बोलते हैं इसको, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस, ओके। ये वैसे हम लोग बाद में और जानेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी लिख के रखते हैं, इज इक्वल टू के बाई एम। तो के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये बाद में भी अपने काम आने वाला है, ठीक है। तो इसी के हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बातें करेंगे। अभी हम एक इक्वेशन बनाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो थोड़ा मैथ्स है, काफ़ी मैथमेटिकल चीज़ें हैं इस वाले चैप्टर में। और अपना जो अगला टॉपिक है इसे हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? अभी देखो, अभी हम लोगों ने जब तुम लोग मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे बाद में और चाहिए होगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर कोई भी चीज़ वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन अनदर फैक्टर, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला भी तुम लोगों को दिया था। तो अगर मैं बोलूँ, एक टर्म बता दो, मान लो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी मतलब ये जो x है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हर एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो है इस चीज़ को अगर हम लोगों ने डिफरेंशियल के हिसाब से लिखा, सो वी कैन राइट इट डाउन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, ओके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। अगर हम लोगों ने इस तरीके से लिखा डी एक्स बाई डी टी,
तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अभी हम लोगों ने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा और मैंने जब इक्वेशन लिखा, तो उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलो, तो ऐसे वाले इक्वेशन में जहाँ पे मेरे पास एक dx dt रहे, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसी को अभी लिखते हैं। तो देखो, हमने स्टार्ट करा था और ये बोला कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना है वैसे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है इससे पहले वाले टॉपिक पे कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ओके। और हम लोग अगर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मैं एकदम, मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली कैसे लिख के लाना है और लिख के आना है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही लिखाता हूँ मैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है कि ये जो फोर्स है मेरा, ये है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मेरे को पता है ऑलरेडी। लेकिन मास इनटू, if we say velocity is rate of change of displacement, then you should know that acceleration is rate of change of velocity. वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वही होती है मेरी एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt। वैसे ये हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले, जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था लॉज ऑफ मोशन पढ़ना, तब हम लोगों को पता था कि एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वी कैन राइट इट डाउन एज m इंटू डी वी बाई डी टी, ओके। तो अभी इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मास और वेलोसिटी, ये डी डी टी हो गया, ये डी डी टी हो गया, बट वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो इसको हम लोग और थोड़ा लिखेंगे, तो वी कैन राइट इट डाउन सी डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो डी, ये जो डी है ये दो बार हो गया, सो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। ये लिखने का नोटेशन होता है इसको, मीन्स इफ यू डबल डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट, अपने को एक्सीलरेशन मिल जाएगा रिलेशन से। एक बार करा वेलोसिटी को तो एक्सीलरेशन, या तो दो बार डिस्प्लेसमेंट को कर लो तो भी एक्सीलरेशन। dv बाई डी टी हो गया एक्सेलरेशन, v की जगह बिठाया dx बाई डी टी। सो डी डी टी ऑफ dx बाई डी टी कैन बी रिटन एज डी टू एक्स डी टी स्क्वायर। ये नोटेशन में कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं नंबर 2। अभी ये 1 और 2 मिला के हम निकाल सकते हैं अपना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी इसको निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कैन जस्ट सिंपली से वी कैन कंपेयर 1 एंड 2, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर दिया यहाँ पे। तो comparing 1 and 2, what we are getting is this, see comparing 1 and 2 मतलब f की जगह ये बिठाएंगे, because f मेरा ये है m d2x dt square, so I can write it down it as m d2x dt square is equal to minus of kx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, d2x dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, ये जो m है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ले आएंगे इनटू x, राइट। लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा था कि व्हाट इज k बाई m, ओके। इफ यू लुक हियर अपना लास्ट वाला पॉइंट पे, k बाई m इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये जो k बाई m है इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, k बाई m को ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो इस वाले में वी कैन राइट इट डाउन दिस एज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, ओके। सो वी कैन एक्चुअली राइट इट डाउन इन वन साइड। व्हेनेवर वी आर राइटिंग डाउन एन इक्वेशन, वन साइड हम लोग पूरा जीरो कर लेते हैं और बाकी सारे टर्म्स में एक साइड में ले आऊँगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d2x dt स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, तो हम लोग इस पे लिखेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आंसर क्या है जो अभी हमने लिखा। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आने के चांसेस भी रहते हैं काफ़ी। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट, तो ये लिखना है। अभी क्या होता है ना, कोई भी अगर इक्वेशन होता है जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी मोशन के बारे में सोच लो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कंसिडर द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं जो अगर मैथ्स पे हम लोगों ने किया भी है, लोअर क्लासेस में तो करा ही होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक इक्वेशन हो गया। तो इसको अगर मेरे को x के टर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, और आई कैन राइट इट डाउन एज x इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एम। तो ऐसे भी इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। तो ये एक इक्वेशन हो गया ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो कि वी हैव गॉट टू एक्सेस हियर, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक x है। तो हम लोगों को अगर कोई भी मोशन का वो x वाला फॉर्म पता है, और ये फॉर्म अगर मैं यहाँ और यहाँ बिठाऊँ और इन दोनों को ऐड करूँ और ये ज़ीरो हो जाए, मतलब वो जो मोशन है वो एस एच एम है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक फाइनल स्टेटमेंट है इसके लिए, एनी इक्वेशन ओके दैट satisfies मतलब ये जो x की जो फॉर्म है, अगर ये मैंने ले लिया, मान लो इसको मार्क कर देते हैं नंबर 3, दैट सेटिस्फाइज इक्वेशन 3। इसको अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो ये जो मोशन है इट विल रिप्रेजेंट एस एच एम, रिप्रेजेंट्स एस एच एम, यही एस एच एम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अपने को इतना खाली याद रखना है कि ये सारे फॉर्म्स तो हमें पता ही है, और ओमेगा जो है ये मेरे को पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड पे भी बताया था। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए भी ये काम आ जाएगा अपने। ठीक है, तो ये जानना है, ज़रूरी है। ओके, अभी लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स समझे थे और मैंने बेसिक वाले बताए थे जो तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ा होगा, तुम लोगों ने लोअर क्लास, उसी के बारे में तो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। बट जो टर्म है ना ये कॉमन है। कोई भी मोशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होती है। पीरियोडिक मोशन के बारे में फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी टाइम पीरियड होगी, उसकी एम्पलीट्यूड होगी। तो ये पीरियोडिक मोशन का है। ठीक है, इस पे जो नेक्स्ट टर्म है जो हमें जानना चाहिए वो है फेज। ओके, ये तो हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको और एनालाइज करेंगे, बट उससे पहले एक टर्म समझते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फेज। तो अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाला x। तो सिमिलरली हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और मैंने कल बताया था कि अगर कोई भी मोशन पीरियोडिक है तो उसमें एक साइन टर्म होना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैथमेटिकली साइन और कॉस लौते दो ऐसे टर्म्स हैं जो रिपीट होते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और पीरियोडिक मोशन का मतलब ही है रिपीटेशन, तो साइन तो होना ही पड़ेगा। या तो कॉस ले लो या तो साइन ले लो। ओके, तो ये जो साइन है, ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो पहली बात तो हो गई है। और इस चीज़ को जो हम लोग लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जो a है मेरा, ओके वैसे ये कल हमने देखा था बट फिर भी लिखते हैं अभी, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा हो गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, और काफ़ी सारे टर्म्स हैं यहाँ पे। जो मेरा फाई है वो हो गया इनिशियल फेज। आई टेल यू व्हाट इज इनिशियल फेज, इसीलिए ये डायग्राम बनाया है हमने, इनिशियल फेज। और ये जो पूरा का पूरा टर्म है ओमेगा टी, दिस इज फेज, और वी कैन से टोटल फेज, या सिर्फ फेज भी लिखते हैं इसको। तो ये हो गया फेज, ये जो फाई है वो हो गया इनिशियल फेज, ये ए हो गई मेरी एम्पलीट्यूड। तो किसी भी पीरियोडिक मोशन को हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो फेज होता है ना, अगर मान लो एक सवाल आया कि व्हाट इज फेज और डिफाइन फेज, ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फेज का डेफिनेशन होता है इट विल रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। अभी ऐसा नहीं है कि पार्टिकल हमेशा लीनियर ही मूव करेगा, इसका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, और रोटेशनल मोशन जब होगा तो यू हैव टू यूज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, ओके वी नो दिस इज टाइम, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे उसकी पोजीशन क्या होगी, वाई मतलब पोजीशन, राइट। सो उसकी पोजीशन क्या होगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये हम निकाल सकते हैं फेज वाले रिलेशन से। सो ये फेज उस इंफॉर्मेशन को दे देता है। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी वैसे ये बताया था पहले भी जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो हमें पता है। बट अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, मतलब रोटेशन आ गया, इस पे आ गया रोटेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर मुझे लेनी है, जो मेरे रोटेशनल एनालॉग है एंगुलर वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओमेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, क्योंकि अगर ये घूम रही है तो थीटा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइडेड बाय टी। तो अगर मेरे को अभी कोई बोले व्हाट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं बोलूँगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, बस और क्या। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आते हैं इस पे, इनिशियल फेज पे। अभी मान लो कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन पे है, रोटेशनल मोशन पे है मतलब पीरियोडिक मोशन ही है, क्योंकि ये घूम के वापस वहीं आने वाला है, तो पीरियोडिक ही है। अगर वो रोटेशनल मोशन पे है और इनिशियली इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, बिकॉज अगर रोटेशनल मोशन देखो, मैंने ट्रिगोनोमेट्री में बताया था, हम लोग इसको लेते हैं 0 डिग्री, इसको लेंगे 90 डिग्री, इसको लेंगे 180 डिग्री, राइट, इसको लेंगे 270 डिग्री, फिर जब घूम के आ जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री, सो वापस आ गया 0 डिग्री पे और 360, ओके। सो रोटेट हो रहा है। तो मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो पार्टिकल है यहाँ है बी पे, और मैंने यहाँ से उसकी मेजरमेंट चालू करी, तो ये जो ओ बी में जो एंगल बनाया फाई, वही है मेरा इनिशियल फेज। रोटेशनल मोशन है, याद रखना, फेज, इनिशियल फेज। अगर यहाँ से लेता हूँ तो इनिशियल फेज 0 है, अगर यहाँ से चालू करता हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर करा तो ये मेरा वो हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। और मान लो यहाँ से यहाँ गया इस वाले पॉइंट पे, तो इट विल बी ओ ए, सो दिस इज ओमेगा टी। तो मेरा टोटल फेज कितना हो गया, ये तो पहले ऑलरेडी 5 था 0 से, और ऐड कर दिया मैंने ओमेगा टी, सो दिस इज द टोटल फेज डिफरेंस, ओके। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे को बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जाननी है, तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो y है मेरा, इसको हम लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का वर्ड हम लोग काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा हो गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अभी ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का भी हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, और उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो मेरा इक्वेशन है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ठीक है। अभी सवाल उठता है कि ये आता कहाँ से है, तो इसको करने के लिए हम लोग ये बनाएंगे, ठीक है। अभी एक जो अपना जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है इसका, ओके। सवाल है कि ये कैसे आया, हाउ, ठीक। तो इसको अभी देखते हैं कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही सर्कुलर मोशन ही लेंगे, ठीक है, ओके। तो सर्कुलर मोशन ले लेते हैं और इसको डिस्प्लेस डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं सही से, मे बी इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं, या मे बी आई कैन जस्ट राइट इट डाउन इट एज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एस एच एम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एस एच एम, ओके। इसको करते हैं अभी,
इसको करने के लिए हम लोग बस एक सिंपल सा डायग्राम का यूज़ करेंगे। मान लो कोई भी एक बॉडी, ये, ठीक है, अभी ये बॉडी मूव हो रही है सर्कल में, और ये वाले में 4 क्वाड्रेंट में ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन का इसका मतलब ये है, मेरे को ये डिराइव करना है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो इसको डिराइव करते हैं, अभी अपना टास्क यही है। तो मान लो एक बॉडी रोटेट हो रही है सर्कल में, ठीक है, और किसी भी एक पॉइंट पे मान लो थीटा, ये वाली मेरी थीटा हो गई, ठीक है, ये वाला, और ये जो थीटा है, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है, तो मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ ताकि अपने को क्लियर रहे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। और ये मान लो मेरी एक पॉइंट है ओ, ओरिजिन से ले लिया मैंने, और ये ले लो ए, ओके, और यहाँ से मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट को हम ले लिया आर, ठीक है, इसको क्यू ले लेते हैं, क्योंकि ए हम लोग एम्पलीट्यूड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्यू ले लेते हैं इसको, ठीक है। और ये जो मेरी बॉडी है ये एंगुलर मोशन है इसकी, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा, ठीक है। तो ये मेरा मोर और लेस ये इक्वेशन हो गया, ओके। अभी हम इस पे कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मान लो मेरी जो इनिशियल फेज़ है वो फाई है, ठीक है, तो हम लोग ले भी सकते हैं, बाद में भी सोच सकते हैं, ठीक है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरी ओमेगा हो गई, ओके। तो अगर हम लोगों ने ये ट्रायंगल कंसिडर करा ओ क्यू आर, ठीक है, ओ क्यू आर, तो हम लोग इसके साइन थीटा निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा। सो इफ यू कंसिडर दिस ट्रायंगल, ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, डायग्राम को रेफर करना, ओ क्यू आर, ये मेरी साइन थीटा हो गई, ओके। And I can write down what is my sin theta. So sin theta मेरी perpendicular यहाँ पे OR है, right? OR is the perpendicular adjacent side, right? Divided by hypotenuse. Hypotenuse तो longest side हो गई, right? तो longest side मेरी हो गई OQ, okay? So I can write it down as OR divided by OQ. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी मान लो कि मेरा जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है और इनिशियल फेज है वो फाई था, राइट। सो आई नो ये जो मेरी थीटा है वो क्या है, अगर ये वाले डायग्राम भी लोगे तो ये पूरा का पूरा एंगल मेरी थीटा है, तो पूरा का पूरा एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाली थीटा है नथिंग बट फाई प्लस ओमेगा टी, अगर उस पर कोई इनिशियल फेज होता है। अगर फाई ज़ीरो है तो ज़ीरो है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं जस्ट लिख दूँ यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो थीटा है इसको लिख सकता हूँ मैं ओमेगा टी प्लस फाइव। इनिशियली कोई पॉइंट पे था और कोई आगे पॉइंट पे चला गया तो मैं इसको ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ओ क्यू बाई ओ आर बाई ओ क्यू। तो व्हाट इज दिस ओ आर? ओ आर इज द हाइट अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं वाई, वाई। सो ओ आर कैन बी रिटन एज वाई, और ये जो ओ क्यू है ना ये मेरा एम्पलीट्यूड है, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहीं तक जाएगा, इसके आगे तो जाने का मेरा है नहीं मीन पोजीशन से, ये मेरा मीन पोजीशन है, तो इतना तक ही जाएगा। अभी कहीं भी पहुँचे एम्पलीट्यूड यही रहेगा या रेडियस ऑफ द सर्कल रहेगा, तो y इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो एक सिंपल सा डायग्राम मुझे बता देता है कि ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बस यही डिराइव करना है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, अगर अपने को डायग्राम याद है तो और लॉजिक अपने को समझ में आ गया तो वी कैन यूज़ दिस। सो ये वाली मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम हो गई। तो देखो अभी इस वाले चैप्टर में अपने पास काफ़ी सारी इक्वेशन है जो समझने हैं, तो एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो गया मैं पूरे के पूरे जो फार्मूलाज हैं उसके लिस्ट बता दूंगा ताकि तुम लोग उसको लिख लो और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अभी के लिए तो पहले डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद एक बार रिविजन कर लेंगे, तब रिविजन करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अभी ये पार्टिकल का मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अगर डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी मिल गया तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। सो अभी निकालते हैं वेलोसिटी, कनेक्टेड है सारे, एक मिल गया तो बाकी तो आराम से मिल जाएगा।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये एस एच एम है, याद रखना हम लोग एस एच एम ही पढ़ रहे हैं, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जो पार्टिकल्स होते हैं इसका वेलोसिटी कितना होता है, राइट। सो लेट्स फाइंड दैट आउट। ओके, तो अपने पास है डिस्प्लेसमेंट, अपने पास है डिस्प्लेसमेंट जो है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अपने को निकालनी है वेलोसिटी, मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dy डिवाइडेड बाई dt, दैट इज माई वेलोसिटी। तो मतलब इस साइड में लिखूंगा डी डी टी ऑफ y, और y क्या है, y बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज माई इक्वेशन। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेन रूल लगाएंगे। पहले तो a एम्पलीट्यूड है, तो a को तो भाई बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a एंड देन दिस इज डी डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी अपना जो डिफ्रेंशिएशन है या इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर होनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों को याद हो तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, रिवाइज कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो, अगर नहीं भूल गए पहले वाला फिर से देखो, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अभी नेक्स्ट दो डेरिवेशन के लिए ये दो रिलेशन ही चाहिए, दैट्स इट, ओके। बट यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो ओमेगा टी प्लस फाइव है और यहाँ पे dt भी है, तो इसको हम लोग लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल क्या करते हैं कि हम इसको रिप्लेस करते हैं, लेट ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मेरे को तो x चाहिए ना, तो इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर ऐसा रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा, बट अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को डी डी टी ऑफ साइन एक्स कैसे करूँगा, मेरे को तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना है, क्योंकि ये वेरिएबल और ये वाला सेम होना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई विद डी एक्स एंड डिवाइड बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई विद डी एक्स एंड डिवाइड बाई डी एक्स, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने में हम क्या करेंगे, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने डिटेल में इंटीग्रेशन करा नहीं है। सो आई कैन राइट इट डाउन एज ए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। कैसे, ये डी एक्स को मैं यहाँ ले आया और ये डी टी को मैं यहाँ ले गया, ये डी टी को मैं यहाँ ले गया और ये डी एक्स को मैं यहाँ ले आया, तो मेरे पास हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और डी एक्स बाई डी टी, ओके। तो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए कॉस एक्स, और ये डी एक्स बाई डी टी है, मतलब डी डी टी ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, सो वी कैन राइट इट डाउन एज ओमेगा टी प्लस फाइव, बट फाइव तो कांस्टेंट है, डी डी टी ऑफ ए कांस्टेंट इज ज़ीरो, और ये डी डी टी ऑफ ओमेगा टी हो गया, तो ओमेगा टी जब करेंगे तो डी डी टी ऑफ टी तो वन हो गया और ओमेगा बाहर आ जाएगा। सो व्हाट यू कैन राइट इट डाउन दिस एज इज इक्वल टू ए डी डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको अगर पूरा का पूरा हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको अगर पूरा डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी आंसर आएगी ओमेगा। क्यों, बिकॉज ये जो मेरा डी डी टी ऑफ ओमेगा टी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बाहर ले लो, डी डी टी ऑफ टी इज़ वन और डी डी टी ऑफ फाइव ज़ीरो, क्योंकि डी डी टी ऑफ कांस्टेंट तो ज़ीरो होता है, राइट। ये हम लोग वैसे सम्स भी कर चुके हैं पहले, देख लेना। सो वी कैन राइट इट डाउन इट इज ए ओमेगा कॉस एक्स, बट एक्स बोल के तो कुछ था ही नहीं ओरिजिनल में, एक्स का मतलब तो ओमेगा टी प्लस फाइव है, सो वी कैन राइट इट डाउन एज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, and what is this, dy by dt, rate of change of displacement, dy by dt मतलब rate of change of displacement और rate of change of displacement मतलब velocity, that's very important, okay। तो ये वाली मेरी हो गई
वेलोसिटी की एक रिलेशन, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी ऐसा नहीं है कि यही रिलेशन है, हम लोग इसको और डिफरेंट टेक्निक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। दिस सेम इक्वेशन वी कैन टेक एंड राइट इट डाउन इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर, बिकॉज वी नो, ओके लेट मी राइट इट डाउन, वी नो, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे, ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे जो मेरा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो लिख लेते हैं। सो देयरफॉर दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, वो तो अपनी जगह ही रहेगा, फिर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ तो ये थीटा नहीं है, यहाँ तो जनरल इक्वेशन में थीटा, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो हम लोग लिख देंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, क्या जानते हैं हम कि y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वाला मेरा डिस्प्लेसमेंट था, चालू ही तो यहीं से करा था ये वाला। तो मतलब साइन ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लिख सकते हैं y बाई ए, राइट, y बाई ए। इसी को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट डाउन एज 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। पहली चीज़, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और क्या हो गया। ए ओमेगा ले लिया मैंने, फिर यहाँ पे इसकी एलसीएम ले ली, एलसीएम आ गया मेरा ए स्क्वायर, ऊपर बचा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए ओमेगा डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर है, तो बाहर आ गया तो ए हो गया, और फिर यहाँ पे आ गया रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ए और ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की, जो डिफरेंट है दूसरे वाली इक्वेशन से, राइट। सो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस वेलोसिटी एज ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विच इज़ यूज्ड मोर कंपेयर टू दिस। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, बट ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और डिराइव द वेलोसिटी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इससे अपने को दूसरे न्यूमेरिकल्स करने में भी आसानी होगी, ठीक है। अभी बिफोर वी एंड, मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला मैं असाइनमेंट जैसा दे रहा हूँ और मेरे को ये कल चाहिए। अभी मेरे को निकालनी है एक्सीलरेशन, लिख के भेजना सर को, पीडीएफ भेजना, सर मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मैं चेक करूँगा। एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल करके देखना कितना आ रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो हम लोग एक्सीलरेशन भी दो टाइप से निकाल सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं डी वी बाई डी टी, यहाँ तो टी है नहीं तो इस पर तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, इसको तोड़ के ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ऐसे फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएट करके निकालो कि एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये निकाल लिया तो मतलब ये जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है अब तक। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अभी इक्वेशन बता दिया मैंने, पहले बताया था कि अगर वो इक्वेशन को मैंने बिठाया और उसने वो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ज़ीरो बना दिया, तो मतलब वो SHM है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता रहे हैं कि इक्वेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अपना इक्वेशन जो है वो है x इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये वाली मेरी इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। मेरे को जब इक्वेशन दे दिया तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इससे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स। तो ये जो मेरा इक्वेशन है इस पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसके आगे जो लिखा हुआ है 5, ये ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड होगी मेरी। ये जो पूरा का पूरा ये है फेज, और ये मेरी हो गई इनिशियल फेज 5, राइट। तो हमने ये जो चीज़ है इसको हम लोग उस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, x जो है इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं पहले से। तो अगर एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड हुआ, मतलब मेरे को जस्ट t की वैल्यू 1.5 बिठानी है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे देगा वो। ये जो t की वैल्यू है, ओके, ये जो मेरी t की वैल्यू है इसको अपने को 1.5 सेकेंड्स बिठाना है, दैट्स इट। ठीक है, इसको हम लोग 1.5 सेकेंड बैठाएंगे। तो इसको 1.5 सेकेंड बैठाओ, कैलकुलेशन करो और निकालो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। जितना ट्रिगोनोमेट्री हमने सीखा है वो सारे के सारे इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे।